Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover nationalism in India in just 20 minutes. This is going to be a very fast forward revision of the chapter, and you are going to learn so much in this chapter that you will remember it forever. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया. व्हाई डू वी नीड नेशनलिज्म? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी या थोड़े दूर के पड़ोसी देश नेशनलिज्म एंजॉय कर रहे थे और ये खबर हम तक भी पहुंच गई. और जब तक ये हम तक पहुंची तो हमारा आइडेंटिटी, हमारा सब कुछ डेफिनेशन हमारे लिए बदल रहा था. बिकॉज हमारे ऊपर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स एंड नाउ वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वॉज हैपनिंग इज एक्चुअली रॉन्ग. सो यहाँ पर नेशनलिज्म इंडिया के लिए था लोगों की आइडेंटिटी और सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस उनको समझ आ रही थी. मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ की वजह से हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कर रहे थे कि भाई तुम यहाँ पर रहना डिजर्व ही नहीं करते हो. यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री. जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो इस कंट्री में रहने लायक है. ओके, देन सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म हमें एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा था जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ बांधता नजर आ रहा था, जिसमें गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे इस पूरे चैप्टर में हेल्प करी है. सारे डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को यूनिफिकेशन किया. और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इफेक्ट देख लो. सबसे पहले तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था. सेकेंडली कस्टम ड्यूटीज ये हम लोगों से लेना शुरू कर रहे थे. बच्चों को बुलाया जा रहा था सोल्जर्स बनने के लिए, मम्मी पापा गुस्सा हो रहे थे. साथ में क्रॉप्स भी फेल हो रहे थे. अनलिमिटेड फेमाइन एपिडेमिक्स सिचुएशन आ रही थी. 12 to 13 मिलियन पीपल एक्चुअली डेथ हो चुकी थी जिनकी. तो हम लोग एकदम क्रॉस रोड सिचुएशंस पे थे और हम लोगों को लग रहा था कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एवरीथिंग विल बी बेटर. जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा सब कुछ बेटर हो जाएगा. एंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918. 1918 में जो वजह से वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है. कुछ भी ठीक नहीं होता और फिर हम बोलते हैं कि अब तो हम खुद अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में करेंगे. अब हम करने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ये आइडिया गांधी जी अपने साथ लेके आए थे व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915. ही एक्चुअली केम बैक ऑन 9th of January, जिसको आज हम जो है NRI डे के से सेलिब्रेट भी करते हैं. द आइडिया सत्याग्रह में वो बोलते हैं कि देखो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये हमें इसमें सच ढूंढना है कि क्या ये सच में हमें परेशान कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमें इनको प्यार से समझाना पड़ेगा. लेकिन हम फिजिकल फोर्स डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे. हमारे जो ऑपरेसर, हम उनके खिलाफ इंजस्टिस जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो हम करेंगे. और गांधी जी ने किए भी ऐसे 3 सत्याग्रह जो बहुत सक्सेसफुल हो गए. वन वॉज चंपारण, अनदर वॉज खेड़ा एंड अहमदाबाद. तीनों बहुत सक्सेसफुल हो गए. इसी सक्सेस से अंग्रेज बहुत ज्यादा जल गए. और जब वो जल गए तो उन्होंने एक जला हुआ एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग ब्लैक लॉ बोलेंगे, वो भेज दिया. जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया था, इसके पास इनॉर्मस पावर थी. और पावर ये थी बच्चा कि वो कोई भी पॉलिटिकल इंसान जो है उसको प्रिजनर बना के विदाउट ट्रायल जेल में डाल सकता था. मतलब ये जो 3 सत्याग्रह में लोग निकल के आ रहे थे उनको उठाएगा और जेल में डाल देगा. सो ऑब्वियसली आजादी तो दिखेगी भी नहीं. जब लीडर ही नहीं होगा तो मूवमेंट तो लीडरलेस हो जाएगा और डिफरेंट डायरेक्शन में होगा और वो फेल हो जाएगा. एंड दैट वाज द मेजर कॉज. एंड इसी के खिलाफ हम लोगों ने बोला कि अभी हमने 3 सत्याग्रह, हमने फिर से सत्याग्रह किया. एंड देन इन लोगों ने हमारे ऊपर कर दिया जलियांवाला बाग अटैक. दैट हैपेंड ऑन 13th of April 1990. ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हम रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे अमृतसर में, और इन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया. जलियांवाला बाग हत्याकांड होते ही गांधी जी ने अपना सारा जो सत्याग्रह था वो विड्रॉ कर लिया. और उन्हें लगा कि पूरा इंडिया यूनाइटेड ही नहीं है, सिर्फ नॉर्थ के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें पूरे इंडिया को यूनाइट करना पड़ेगा. और इंडिया को यूनाइट करने के लिए हमें हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी बनानी पड़ेगी. लेकिन कैसे? और उसी टाइम हो रहा था खलीफा का टेम्पोरल पावर का इशू. जो पूरा ऑटोमन एम्पायर था, जो हम क्लास फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10 के हिस्ट्री में पढ़ के आए थे, ऑटोमन एम्पायर के साथ बहुत तगड़ा इशू चल रहा था बच्चा. और वो ऑटोमन पावर का जो है मुस्लिम जो हेड था वो खतरे में था. और इसीलिए हमने एक ऐसा चीज जिसमें मास एक्शन हो. मतलब हमारे दुश्मन कॉमन है, मुस्लिम्स का दुश्मन भी ब्रिटिशर्स और हिंदू का दुश्मन भी ब्रिटिशर्स. तो लेट्स कंबाइन देम ऑल टुगेदर. एंड दैट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनका डिस्कशन गांधी जी के साथ होता है. एंड गांधी जी अब बनाएंगे खिलाफत मूवमेंट, ताकि इंडिया और जो हमारे हिंदू और मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनके बीच में यूनिटी बन जाए. कोलकाता में सेशन होता है, खिलाफत और स्वराज इशू को उठाया जाता है. और यहीं से एक चीज निकल के आती है कि अब हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे. खिलाफत मूवमेंट प्लस हमारा रॉलेट एक्ट
इसको कलेक्टिवली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में जाना जाएगा। और ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो इंस्पिरेशन था दैट वाज टेकन फ्रॉम हिंद स्वराज बुक ऑफ गांधी जी। हिंद स्वराज ये जो बुक थी जो 1909 में गांधी जी ने लिखी थी, इसी में उन्होंने लिखा था कि नॉन कॉर्पोरेशन, हमारे कॉर्पोरेशन से ब्रिटिशर्स इंडिया में आया और हमें इन्हें हमारे नॉन कॉर्पोरेशन से ही भगाना पड़ेगा। मतलब हमने इनका हेल्प करके इनको बुलाया, अब हम इनकी हेल्प नहीं करनी है और ये चले जाएंगे। अगर हम इनकी हेल्प करते रहेंगे तो पैसा कमाते रहेंगे, सिंपल सी बात है। सो ही प्लान एनसीएम। नाउ इस एनसीएम में क्या प्रॉब्लम थी? इस एनसीएम में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस को जो जितने भी सारे लीडर्स थे बच्चा, कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द वेरी वेरी हिंदू महासभा के लोग, जो बहुत हिंदुइज्म में मानते थे, जो बहुत प्रोमिनेंट लोग थे, जो पैसा वैसा देते थे, दोज वर हिंदू। लेकिन यहाँ पर ना जो है कांग्रेस रिलेक्टेंट थी कि उनको जो है ये सब नहीं करना है। लेकिन गांधी जी के नेगोशिएशन के बाद फाइनली एनसीएम को नागपुर के सेशन दिसंबर 1920 नागपुर सेशन ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद उन लोगों ने सारी चीजें की। अब धीरे धीरे एनसीएम रिलीज हुआ। एनसीएम रिलीज हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी तक तो नजर नहीं आ रही थी, बाद में नजर आएगी। सबसे पहला था एनसीएम का हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग था। एंड डिफरेंट मीनिंग होने की वजह से पार्टिसिपेशन जो मिडिल क्लास से देखा गया वो अलग था। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने सरकारी जॉब से प्रैक्टिस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया, लोग सड़कों पर उतर के कपड़ों को आग लगा रहे थे। एंड जो है जो चीज़ें हमारे बाहर से मतलब शर्ट पैंट एंड उन चीज़ों को आग लगा रहे थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, लिकर शॉप्स को उड़ा रहे थे, और जो है बड़े बड़े बॉनफायर लगा के कपड़े जला रहे थे जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लेके आए। अगर हम कंट्री साइड की बात करें यानी कि थोड़े गांव और ऐसे एरिया की, तो अवध में रामचंद्र जो है वो पेजेंट्स को लीड करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था बेगिंग का, बेगर कराया जाता था जहाँ पर लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता था, कोई जो है सारी चीजें नहीं मिलती थी और उनसे बहुत ज्यादा हाई रेंट भी लिया जाता था। तो बेसिकली पेशेंट्स परेशान थे ब्रिटिशर से। और ये मूवमेंट अगेंस्ट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार एंड तालुकदार जो हमारे किसानों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो अवध में डिफरेंट मीनिंग था, सिटीज में डिफरेंट मीनिंग था। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पर अवध के किसानों को हेल्प करने के लिए जो है आए और उन्होंने एक अवध किसान सभा बनाई बाबा रामचंद्र जी के साथ। कब बचा? जून 1920। विद इन अ मंथ 300 से ज्यादा ब्रांचेस इसकी बहुत सारे गांव में सेटअप हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने किसान प्रेजेंट थे। और आज के इंडिया में भी हमारे 60 टू 70% फार्मर्स एग्रीकल्चर करता है। उस समय तो ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 90% हम लोग खेती करते थे। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। गोदाम हिल से आंध्र प्रदेश में एक इंसान है अलूरी सीताराम राजू, जो इस मूवमेंट का लीडर बनेंगे। उनको भी ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे बिकॉज वो उनके फॉरेस्ट एरिया में उन्हीं को जाने से रोकते थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स वो जंगल काटना चाहते थे और पैसा कमाना चाहते थे। जो लोग वहां पर रहते थे जंगलों में, दे ऑब्वियसली वो चाहते थे कि हमारी एरिया हमारे लिए बच जाए, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। धीरे धीरे ये जो था अलूरी सीताराम राजू बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पावर है, आई एम बॉर्न, मतलब मेरे को गोली भी लग जाएगी तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। तो ये जो है अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड बताते हैं लोगों को। लेकिन इनको पकड़ लिया गया था और इनको फिर एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। और लेकिन ये लोगों को खादिक पहनने के लिए बोलते थे, शराब पीने के लिए बोलते थे, लेकिन एक चीज जो नहीं बोलते थे दैट वाज वायलेंस। ये वायलेंस करने को बोलते थे कि हाँ वायलेंस करो तभी लोग भागेंगे। सो गोदाम जो जितने भी लोग गोदाम हिल्स में रहते थे उन्होंने अटैक किया पुलिस स्टेशन पर। उन्होंने ब्रिटिशर्स पर फायर भी किया। वो गुलेल से मारते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे और उनका मतलब था स्वराज आएगा। लेकिन ऑब्वियसली सक्सीड नहीं हो पाए बिकॉज ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे और उन्होंने इस पूरे पर्टिकुलर इवेंट को दबा दिया। फिर आ जाता है प्लांटेशन में। प्लांटेशन में भी स्वराज की डिमांड पहुंची और प्लांटेशन में डिफरेंट ही मीनिंग पहुंचा। बिकॉज उस समय व्हाट्सएप तो नहीं होता था कि आप बता रहे हो किसी को या व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा है। उस समय कम्युनिकेशन बहुत टूटी फूटी होती थी और बहुत सारे फेक र्यूमर्स भी बहुत जल्दी फैलते थे। तो स्वराज यहाँ पर मतलब था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कि अगर स्वराज आ गया, गांधी जी का एनसीएम आ गया, तो हम अपने खेतों से बाहर जा सकते हैं। और खेतों से बाहर जा सकते हैं मतलब अरे अंग्रेजों ने एक कानून लेके आया हुआ था, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। प्लांटेशन वर्कर्स को बिल्कुल अलाउड नहीं था अपने टी प्लांटेशन को छोड़ के जाना, उनको कोई परमिशन नहीं थी। एंड इवेंचुअली जब उनको कोई परमिशन नहीं थी तो उनको लगा कि अगर ये आ जाएगा स्वराज तो हमें परमिशन होगी। इतने सारे लोगों की बात सुनकर उनका बिलीफ सिस्टम था कि गांधी राज आ रहा है और वो अपने खेतों को छोड़ के चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत ज्यादा पिटाई लगाई। और यहाँ पर एक स्लोगन भी बहुत ज्यादा फेमस होता है टी प्लांटेशन में, एंड दैट वाज स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के नारे लगाते लगाते सारी चीजें हो रही थी। अब वैसे तो कहीं ना कहीं हर जगह ही जो है झगड़े हो रहे हैं, हर जगह पिटाई हो रही है, लेकिन देयर वाज वन थिंग जो कि इमीडिएट कॉज बनता है, दैट वाज चौरी चौरा। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 1922 में। यहाँ पर 22 पुलिसमैन मर जाते हैं
बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो लोग पुलिस में थे वो दोनों इंडियंस ही थे। दोनों का क्लैश होता है और इतना भयंकर क्लैश होता है दैट वो लोग एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें 22 पुलिसमैन का डेथ हो जाता है, जिसको देखते हुए गांधी जी को लगता है कि अभी तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में हिंसा बढ़ी है, अगर इतने सारे जो लाखों सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर ये गुस्सा हो गए तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा सिचुएशन को। और वो इमीडिएटली सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं और बोल देते हैं आज अभी इसी वक्त ये जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो अब कर रहे थे, जो अब क्लैश हो गया इसकी वजह से, मैं अभी इसी वक्त एनसीएम को वापस ले रहा हूँ। एंड फाइनली ये सब भी वापस हो जाता है। इसी बीच में बच्चा हमारी पूरे दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की कंडीशन थी। पूरे दुनिया एक इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे, पूरी कंट्री साइड में फेमाइन, फेलियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, हर तरीके की प्रॉब्लम थी। इवन हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस भी पूरे गिर गए, कोई खरीद नहीं चाहता था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, और जो भी हमारे डिमांड्स है एग्रीकल्चर गुड्स के लिए वो भी कम हो गए। तो बेसिकली हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि कुछ तो अच्छा हो। और इसी बीच में यहाँ पर भेजी गई साइमन कमीशन कि हम संभालेंगे आपका, हम आपका देश बिल्कुल अच्छे से संभालेंगे, आप चिंता मत करो। ये जो साइमन कमीशन 1928 में आई थी, ये देखने वाली थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, ये देखने वाली थी कि इंडिया में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे और ये सजेशन देने वाली थी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें इंडियन ही नहीं था। अरे जब इंडियंस के लिए कानून बनाओगे तो इंडियंस है कहाँ, वेयर आर इंडियंस। और ये कमीशन बच्चा अराइव करती है 1928 में, और ये यहाँ पर ग्रीट किया जाता है गो बैक साइमन, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन नहीं तो हमने इसको पसंद ही नहीं किया। रिएक्शन देख लो एक बार, ब्रिटिशर्स जो है डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस, ऑब्वियसली कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा ऐसी हरकत करोगे तो। कांग्रेस मॉडरेट्स ने भी अब बोला कि भाई गधे ही हो बिल्कुल एकदम ब्रिटिशर्स के बच्चे। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जी की और ज्यादा असर्टिवनेस बढ़ गई, बिकॉज ऑब्वियसली बोल रहे थे कि इनको मार के भगा दो, पीट के भगा दो, नहीं मानेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे। और लाहौर के कांग्रेस सेशन के उसी के बाद 1929 में बच्चा जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा भी करी थी कि ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म छोड़ो, हमें हमारा देश आजाद करके भागो इधर से, चलो जल्दी से। लेकिन महात्मा गांधी जी को लगा कि नहीं, अभी भी हम लोगों को कुछ ऐसा इशू ढूंढना चाहिए जो हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, अभी हम इनको मार के नहीं भगा सकते, और वो था सॉल्ट। उनको लगा कि देखो ये जो हमने एनसीएम किया उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टैंड्स थे, अब हम एक ऐसा ऑप्शंस लेके आते हैं, हम एक ऐसी चीज करते हैं सॉल्ट जो सब लोग खाते हैं। सब लोग तो सॉल्ट खाते हैं, कोई प्लांटेशन अवध ववध ये सब छोड़ो, सॉल्ट तो सब खाते हैं। तो गांधी जी ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक चिट्ठी लिखता हूँ। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा लॉर्ड इरविन को, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को संभाल रहे थे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस लेटर में ही रोट 11 डिमांड्स, 11 डिमांड्स लिखे थे, जो कुछ हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स को फांसी होने वाली थी, उनकी फांसी रोकने के लिए, टैक्स कम करने के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 11 डिमांड्स थी। वन ऑफ द डिमांड वाज अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं कि आप इतने दिनों में मुझे ये पूरा सब कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स हटा दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन था बहुत ही निहायत ही ढीठ बंदा, उसने एक नहीं सुनी और गांधी जी ने लॉन्च कर दिया अपना सॉल्ट सत्याग्रह। वाई? बिकॉज इट वॉज वेरी पावरफुल सिंबल, बिकॉज हर कोई इससे कनेक्ट कर पाता था। अब गांधी जी की एक भी डिमांड नहीं सुनी लॉर्ड इरविन ने, और गांधी जी ने बच्चा सॉल्ट मार्च निकाला 6 अप्रैल 1930। रिमेंबर दिस, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के लिए, पूरा अप्रैल, चाहे वो 1930 हो, 1931, 32, 45, 44, हर जगह अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट मार्च शुरू होता है। दांडी मार्च जो है साबरमती से दांडी तक पहुंचता है, इसलिए इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है। 240 माइल्स 24 डेज लगते हैं। अपने 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक बना के नमक का कानून तोड़ देते हैं, बिकॉज नमक जैसी बेसिक चीज पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिविल डिसोबीडियंस कंप्लीटली हम लोगों को ये बता रहा था कि अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, अब हम आपको कुछ कंसीडर नहीं करते हैं। लोगों का क्या था बच्चा, लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करा। उसी दिन से आंदोलन स्टार्ट हो गया। आंदोलन में लोगों ने फॉरेन के कपड़े जला दिए, लिकर शॉप्स को उड़ा दिया, आग लगा दी, तोड़ दिए, बिकॉज ऑब्वियसली लिकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमारा यूथ खराब हो रहा था शराब पी के। पेशेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया रेवेन्यू देने से। गवर्नमेंट ने कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को लोग चारों तरफ से अटैक कर रहे थे। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत
बहुत हीनियस होंगी, जो बहुत दर्दनाक होंगी, एंड इवेंचुअली गांधी जी इसको भी वापस ले लेंगे। कम से कम 1 लाख सत्याग्रही को बचा गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्स में ब्रूटली, बहुत ब्रूटली पिटाई करती है, गाड़ियों से बांध बांध के घसीटती है, लोगों का स्किन छल जाता है, पूरी बॉडी छल जाती है, एंड बहुत सारे कांग्रेस लीडर अरेस्ट होने के बाद पीसफुल सत्याग्रही को भी, जिनमें बच्चे भी थे छोटे, एंड सबसे ज्यादा बड़ी बात अब्दुल गफार खान जो ऑलमोस्ट गांधी जी के डिसिपल थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। इनके अरेस्ट के बाद लाहौर में बहुत बड़ी हिंसा हुई, एंड जिसको देखते देखते बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये सब देखते देखते गांधी जी को लगा, नो आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरे विमेन, बच्चे और देश के लोग परेशान हैं, बड़े बड़े लीडर सब गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत ब्रिटिशर्स ने करी, लोगों को घसीटा, हाथ पैर तोड़ दिए, बहुत बुरा बुरा किया। तो गांधी जी को लगा आई कैन नॉट सी दिस, मैं ये देख नहीं सकता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा ये नहीं देख सकता हूँ, तो क्या करेंगे, लॉर्ड इरविन को फोन करके बोलेंगे कि प्लीज आप ये सब रोक दीजिए। तो लॉर्ड इरविन सामने से बोलेगा कि मेरी भी कुछ शर्त है, मैं इसको तभी रोकूंगा। तो अब यहाँ पर गांधी जी को वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए लंदन बुलाएंगे कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मानो, आप मेरी मानो, तो मैं आपके लोगों को रिलीज कर दूंगा, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको, लेकिन आपको मेरे साथ लंदन आना पड़ेगा, वहां पर हमको डिस्कशन करेंगे। सो गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड हमने बॉयकॉट कर दी थी। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति जो बी आर अम्बेडकर, जो सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जाता है। ये बेसिकली राउंड टेबल पे होता था, इसके इसलिए नाम राउंड टेबल है, सच कुछ नहीं है इसमें। राउंड टेबल जो है लोग जाते हैं, बट लोग कैसे देखते हैं मूवमेंट के बच्चा, बहुत ज्यादा गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करता है, उनको हाई रेवेन्यू के लिए बात करनी थी, बिजनेस क्लास अपने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीडीएम को पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ऑब्वियसली सारा पैसा तो अंग्रेज खा रहे थे ना, अंग्रेज हट जाएंगे तो सारा पैसा बिजनेसमैन खुद कमाएगी। पार्टिसिपेशन जो थे, छोटा नागपुर के माइन वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स, डॉक वर्कर्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया अपने पुअर और लो वेजेस को लेके जो ब्रिटिशर से कर रहे थे। विमेन का रोल भी देख लो, विमेन डेफिनेटली रोल प्ले करती हैं, हाई कास्ट हिंदू अर्बन एरिया से आती हैं, और विमेन जो है रिच हाउस होल्ड से जो थी बच्चा, वो भी आपके रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, पार्टिसिपेट करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो थे दलित पार्टिसिपेशन। दलित पार्टिसिपेशन इसलिए लिमिटेड था बिकॉज उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा था, एंड इवेंचुअली उनके लिए बात करेंगे आपके बी आर अम्बेडकर जी, जो कॉन्टिन्यूसली उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर भी रहे थे, और यही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पकड़ के बैठ भी जाएंगे ब्रिटिशर्स की, वाओ ये तो बहुत बढ़िया खिलौना है, ये हम कर सकते हैं। इवन मुस्लिम भी बच्चे एनजीएम के पास ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत एलिनिएटेड फील करते हैं, और उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा फ्यूचर में कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा भी या नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। अब गांधी जी जब लंदन जाते, कोई नेगोशिएशन होता नहीं है, कुछ भी आउटकम नहीं निकलता है, गांधी जी निराश होकर वापस आ जाते हैं, और कोई आउटकम नहीं निकलता, और फिर इवेंचुअली सारी चीजें ठंडी पड़ जाती है। 1934 में दोबारा सीडीएम करने का ट्राई करते हैं गांधी जी, लेकिन इट हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम, अब कुछ नहीं बचा था, दोबारा से सारी चीजें यहाँ पर ट्राई करनी पड़ेंगी। तो ये बच्चा हमारा एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई है चैप्टर की। अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि हम लोगों को ना लड़ाई हिंसा ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी आइडेंटिटी को भी, जैसे कि अगर हम अपने आप को भारत माता से एसोसिएट करेंगे, वंदे मातरम के नारे लगाएंगे जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्रिएट किया था, अमिरनाथ टैगोर जी ने जो बहुत सारे नर्सरी राइम्स, मिथ्स एंड बैलेड्स बोले थे, और इंडियंस को एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, हम हमारे इतिहास को लेके, हमारी चीजों को लेके प्राउड होना चाहिए। वैसे ही मद्रास के नताशा शास्त्री जी ने अपनी 4 वॉल्यूम्स में सदर्न इंडिया का इतिहास, सदर्न इंडिया के लोगों के बारे में, जिसको आते ही ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया, वो हिस्ट्री को रिवाइव करने की बात हो रही थी। उनको इन सारी चीजों में ये बोला जाता था कि जो लोगों के रियल थॉट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये दिखाना चाहिए, असली में हम इंडियंस क्या हैं। और गांधी जी ने बच्चा हमारा स्वराज फ्लैग भी रीडिजाइन किया था 1924 में। 1924 में गांधी जी ने हमारे फ्लैग के कलर और बीच में चक्र है ना, ये जो चक्रा होता है सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा डाला भी था। हिस्ट्री को रीइंटरप्रिटेट करने के लिए बोला गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक आनंद मठ से लिए गए फ्रेज वंदे मातरम को बोला गया। ये सारी चीजें हमें हमारा जैसा फील कराती हैं। हमें अंग्रेजों को कपड़े पहनना, अंग्रेजों के जैसे बोलना बंद कर देना चाहिए, हमें वर्नाकुलर चीजें ज्यादा करनी चाहिए। एंड बाय द 19th सेंचुरी हमारे अंदर वो प्राइड, वो जो है एक पूरा आ चुका था, वो नेशनलिज्म को लेके बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी थी, एंड इवेंचुअली
इंडियन हिस्ट्री में इंडियंस को ही बहुत अच्छे से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। चैप्टर को कंक्लूड करें तो एक ग्रोइंग एंगर हमारे अंदर आ चुका था। अब हमारी जो डिसयूनिटी थी और इनर कॉन्फ्लिक्ट के जो फेजेस आए थे उसको छोड़कर हम रिकनेक्ट करेंगे। महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और हर कॉमन गोल जो एक कम्युनिटी का था अब हम उससे निजात पाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी रियलाइज करेंगे दैट वी वर ऑल सेम। ओके, सो बच्चा ये था हमारे चैप्टर का एक ब्रीफ जो है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी चीजें इन डिटेल समझाई, पढ़ाई, बताने की कोशिश करी। इतना आप कर लेना, इससे बाहर आपको थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप क्विक रिविजन में ये देख लोगे तो यू विल बी 99% डन विद द चैप्टर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एवरीवन। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।